रिधिमा और मोनिका वैसे तो देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्योंकि रिधिमा जहाँ बहुत ही अमीर थी, वहीं मोनिका बहुत ही गरीब थी। इसीलिए रिधिमा अक्सर ही मोनिका को आए दिन ताने दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब मोनिका खाना बना रही थी, तो रिधिमा रसोई में आती है और कहती है, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। तुम जानती हो ना, मेरे पति को समय से काम पर जाना होता है। वो तुम्हारे पति की तरह बुद्धि का पैदल नहीं है। उनको बहुत कुछ संभालना होता है। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। दीदी, दो हाथों से जितनी मेहनत कर सकती हूँ उतनी कर तो रही हूँ। आप बेकार में मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? एक तो आप मेरा दिन का भर भी सहारा नहीं लगाती हो और ऊपर से बेकार में मुझ पर गुस्सा करती हो। तुझ जैसे गरीब लड़की के मुंह में भी जबान आ गई। ना जाने माँ जी ने तुझ में ऐसा क्या देखा जो देवर जी के साथ तेरी शादी करवा कर ले आए। तभी रसोई में दोनों की सास शांति आती है और कहती है, तुम दोनों ने आपस में फिर से लड़ाइयाँ शुरू कर दी। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि तुम दोनों को अलग कर दूं। कम से कम खुशी खुशी तो रहोगी तुम। आप एक काम करिए, हम दोनों को अलग कर दीजिए। वैसे भी अब मैं इसके साथ और गुजारा नहीं कर सकती। एक तो ये गरीब घर की है और ऊपर से जबान तो ऐसे चलाती है कि मुझे तो इस जैसी गरीब से लड़ाई करने में भी शर्म आने लगी है। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, है तो अब तेरी ही देवरानी ना। तुझे भी देवरानी से थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए बहू। रिधिमा अपनी सास को अपनी देवरानी का पक्ष लेते देखकर चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। यूं ही एक दिन रिधिमा का पति प्रकाश जब काम से घर वापस आता है, तो वो उसके पैर दबाते हुए कहती है, आज तो आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ, आज काम कुछ ज्यादा था क्या? मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मेरी कब से फिक्र हो गई? साफ साफ बताओ, बात क्या है? माँ जी भी जब देखो उस मोनिका की ही तरफदारी करती रहती है। मैं तो कहती हूँ हम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं। आप इतने तेज दिमाग वाले हैं। अरे देवर जी के सर पर एक बार ईंट गिर गई थी, तब से वो थोड़े मंदबुद्धि और कमजोर दिमाग के हैं। वो अपना गुजारा मुश्किल से कर पाएंगे और कल को अगर परिवार बढ़ गया तो हमें बहुत परेशानी आएगी और हमें उन लोगों को संभालना पड़ेगा। वैसे रिद्धिमा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये बात तुमने सही कही कि हमें आगे जाकर अपने छोटे से परिवार को भी संभालना होगा। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ कि वो हमें हमारा हिस्सा देकर अलग कर दे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन शांति दोनों को उनका हिस्सा देकर अलग कर देती है। शांति अब मोनिका के साथ उसके परिवार में रहने के लिए चली जाती है, तो वहीं रिधिमा अपने पति प्रकाश के साथ रहने लगती है। यूं ही समय गुजरता है। प्रकाश सच में चतुर और बुद्धिमान था। वो धीरे धीरे बहुत मेहनत करता है और अपने लिए एक बड़ी सी कोठी बनवाकर तैयार कर देता है। तो वहीं मोनिका का पति विपिन मानसिक रूप से कमजोर था। वो अपने पैसे एक दोस्त को व्यापार के लिए दे देता है और वो दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। अब मोनिका के घर में मातम का माहौल था। अजी, आपको किसने कहा था कि वो सारे पैसे अपने दोस्त को देने के लिए? आजकल के जमाने में कोई भी किसी पर इतना विश्वास नहीं करता जितना आपने किया। सच में आपने तो हमारी जिंदगी को नरक बना दिया। मोनिका बेचारी बहुत उदास हो जाती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। वहीं उसकी जेठानी भी गर्भवती थी। दोनों ही बेटियों को जन्म देती है। तब तक शांति भी स्वर्ग सिधार जाती है। अब मोनिका को अपने घर में खर्च चलाने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी और ऐसे ही एक सुबह वो विपिन को जगाती है। विपिन, उठिए जी, सुबह हो गई है। आपको काम पर नहीं जाना क्या? मोनिका काफी देर तक आवाज लगाकर विपिन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन विपिन नहीं उठता। दरअसल पिछली रात तेज बुखार की वजह से और घर की चिंता की वजह से वो अपना दम तोड़ चुका था। अब मोनिका के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी बेटी प्राची महज 5 साल की थी और उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और विपिन के शव के पास बैठकर रोती हुई बोली,
आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने बिल्कुल नहीं सोचा मैं अपनी बच्ची की परवरिश आपके बिना कैसे करूंगी? कैसे रहूंगी मैं अपनी एकलौती बच्ची के साथ आपके बिना? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इस तरह मोनिका अब कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। जहां एक तरफ मोनिका के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, तो वहीं अलग होने के बाद रिधिमा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। उसने अपने घर में नौकर चाकर रख लिए थे और उसकी बेटी नेहा बहुत ही नाजों से पली बड़ी थी। ऐसे ही एक दिन रिधिमा ने प्रकाश को चाय देते हुए कहा, अच्छा हुआ जी, आपने मेरी बात मानकर बंटवारा कर लिया, वरना आप भी उन मनहूसों के साथ रहते तो उनकी मनहूसियत हमारे अंदर आ जाती। हाँ, वैसे तुम्हारा फैसला ठीक था बंटवारा करने का, लेकिन मेरे भाई के जाने का मुझे अफसोस है। न जाने अब वो लोग कैसे गुजारा करेंगे। मैंने तो सुना है मोनिका इधर उधर झाड़ू पोछे का काम ढूंढ रही है। प्रकाश ने जैसे ही ये बात रिधिमा को बताई तो रिधिमा ने अपने मन में कहा, वो मोनिका सारी जिंदगी मुझसे ऊंची आवाज में बात करती रही और अभी तो मौका मिला है उसे झुकाकर रखने का, क्यों ना मैं उसे अपने ही घर काम पर रख लूं। वो बेचारी मोनिका दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाएगी, इससे अच्छा है कि हम उसे ही अपने घर झाड़ू पोछे के लिए रख ले। घर की बात घर में ही रह जाएगी जी, और कभी कभी जब थोड़ा बहुत खाना बच जाया करेगा तो वो ले जाएगी, उसकी बेटी प्राची खा लेगी। प्रकाश को सच में लगता है कि रिधिमा दिल की बहुत अच्छी और नेक औरत है और वो कहता है, रिद्धिमा, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, तुमने अगर ऐसा सोचा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम उसे अपने यही काम पर रख लो। रिधिमा के दिल की सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही थी। अब ऐसे ही रिधिमा मोनिका के घर जाती है और उससे कहती है, मैंने सुना है मोनिका कि तुम दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने का काम ढूंढ रही हो। हाँ दीदी, आप तो जानती हो कि माँ जी और उनके जाने के बाद अब मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है। मुझे अपनी बेटी की परवरिश करनी है। मैं इसलिए ही तुमसे बात करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इधर उधर जाकर झाड़ू पोछे का काम पकड़ो और हमारे खानदान का नाम खराब करो। ऐसा है, कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। मैं तुम्हें महीने के 10,000 दूंगी, साथ में कभी कभी खाना बच जाएगा तो वो तुम ले जाना, तुम्हारी बेटी प्राची खा लेगी। रिधिमा ये बोलकर चली जाती है। तो वहीं मोनिका भी यही सोचती है कि उसके स्वर्गवासी पति और सास का ज्यादा नाम खराब ना हो, इसीलिए वो भी अपनी जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछे के काम पर लग जाती है। कभी कभी प्राची भी मोनिका के साथ चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा खेल रही थी और प्राची उसके खिलौने छूने लगती है। तभी नेहा कहती है, ए गरीब लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने छूने की? तो जानती नहीं तो यहाँ पर नौकरानी की बेटी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो नेहा? मैं तो तुम्हारी चाची की बेटी हूँ ना, तो तुम्हारी बहन हुई ना। तुम मुझे ऐसे क्यों बोलती हो? मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है। मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए खाली पीली मुझसे रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो, समझी? नेहा की ये कड़वी बातें सुनकर प्राची रोने लगती है। तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है और अपनी बेटी को गले से लगाकर कहती है, बेटी, हम यहाँ सिर्फ अपने स्वर्गवासी पिता की इज्जत को बचाने आए हैं, वरना सच में इन लोगों से हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तो इन लोगों से किसी भी तरह का कोई लगाव मत रख। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और अब नेहा की उम्र शादी के लायक हो जाती है और उसके लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और जैसे ही शादी वाला दिन आता है तो नेहा का देवर कौशल अब प्राची को देखता है और वो अपनी माँ रेनू से कहता है, माँ, आप मुझसे पूछती थी ना कि मुझे शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अरे बेटा, ये तो रिधिमा जी की नौकरानी की बेटी है, प्राची नाम है इसका। मुझे गांव वाले बता रहे थे बहुत मेहनती है और बहुत अभागी भी। इसके पिता का भी कई साल पहले देहांत हो गया। इसकी माँ यहाँ झाड़ू पोछे का काम करके गुजारा कर रही है। माँ, ये जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरी किसी से शादी करवाना चाहती हैं तो मेरी प्राची से करवा दीजिए। नेहा की शादी में ही रेनू
प्राची से अपने बेटे कौशल की शादी की बात करती है और रिधिमा इस बात पर कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक नौकरानी की बेटी से अपने छोटे बेटे की शादी करवाएंगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या आपके छोटे बेटे के? जी देखिए, मैं अमीर गरीब में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। मेरे लिए तो सब बराबर है, क्योंकि मेरे पति ने गरीबी से ही अमीरी तक का सफर तय किया था और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, तो आपको क्या है? जब मोनिका को पता चलता है कि प्राची के लिए रेनू के छोटे बेटे का रिश्ता आया है, तो वो भी खुश होती है। नेहा की शादी के 1 महीने बाद ही प्राची की शादी कौशल से हो जाती है। वहीं रिधिमा अपनी बेटी नेहा का शादी में मुंह बना देखती है तो उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया नेहा बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? माँ देखो ना, जिस बहन को मैंने सारी जिंदगी अपने घर में नौकर बनाकर रखा, अब 2 बहनों का एक ही ससुराल हो गया और ये मेरी देवरानी बन गई। इस गरीब की इतनी औकात हो गई। तो क्या हो गया बेटा? वैसे भी तेरा पति मोहन इसके पति कौशल से ज्यादा समझदार है, घर का बड़ा बेटा है, तो घर पर तो तेरा ही राज चलेगा और तू इसको अपने घर की नौकरानी बनाकर रखना। पर माँ, क्या पता भगवान ने कुछ और ही लिखा हो, क्या पता इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराए और जैसे मैंने अपनी सास से बंटवारा करवाया था, वैसे ही इसके भी वही बुरे दिन आ जाए और उसके बाद मैं इसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लूं। हाय, मेरी बच्ची कितनी समझदार है, बिल्कुल मेरी तरह। रिधिमा किसी तरह समझाकर नेहा का मूड ठीक कर देती है। प्राची शादी करके अपनी ससुराल आ जाती है। वो अपनी पहली रसोई की रस्म में खाना बना रही थी। तभी नेहा रसोई में आ जाती है और प्राची से कहती है, ए लड़की, तू इस घर की छोटी बहू बनकर आ तो गई है, लेकिन अपनी औकात कभी मत भूलना। दीदी, मैं तो पहले भी आपको अपनी बहन मानती थी और अभी भी आपको अपनी बहन मानती हूँ। ना जाने आप मुझसे इतना क्यों नाराज रहती हैं? और अब तो हम देवरानी जेठानी हैं। ना तो मेरी तब कुछ लगती थी और ना ही तो अब मेरी कुछ लगती है। ये बेकार के रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? नेहा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रेनू भी ये देख रही थी कि नेहा प्राची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और आए दिन उसे किसी न किसी बात पर ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन जब नेहा बैठकर सोफे पर फोन चला रही थी, तभी रेनू उसके पास आकर कहती है, बेटा, मैं अभी मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए 1 कप कड़क अदरक डालकर चाय तो बना ला। माँ जी, मैं भी तो अभी नहाकर पूजा करके बैठी हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चाय नहीं बन पाएगी। आप उस प्राची को क्यों नहीं बोल देती? वैसे भी उस गरीब घर की लड़की को इस घर की छोटी बहू के साथ नौकरानी बनाकर ही तो लाई है ना आप। नेहा ने इतना कहा था कि तभी प्राची खुद ही अपने हाथों में चाय का कप लेकर आती है और अपनी सास रेनू को देती हुई कहती है, लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाकर तैयार कर दी थी। मुझे पता था आप बाहर से आ रही हैं तो बहुत ज्यादा थक गई होंगी। मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे अच्छा फैसला ये किया जो कौशल की बात मानकर तुझे घर की छोटी बहू बनाकर ले आई। जुग जुग जी मेरी बच्ची। ऐसे ही धीरे धीरे प्राची सबका प्यार बटोर रही थी। ये सब देखकर नेहा को बहुत जलन हो रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ का दांव आजमाया और अपने पति मोहन के पास जाकर कहने लगी, आप तो सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते हैं और रात के 9 बजे घर में घुसते हैं और देवर जी 10-10 बजे तक अपने कमरे से नहीं निकलते। मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लगता है। अभी वो छोटा है नेहा, धीरे धीरे करके जिम्मेदारी समझ जाएगा तो सारा काम करने लगेगा। आप नहीं जानती, वो गरीब घर की लड़की को उठाकर लाया है। भले ही उसने 2 बहनों का एक ससुराल कर दिया, लेकिन हम दोनों में बहुत फर्क है। उसे अपने पति की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता है। मैं तो ये कहती हूँ कि माँ जी को बोलकर बंटवारा करवा लेते हैं। अरे आप इतनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप अपना खुद का व्यापार करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा आपको। मोहन को कहीं ना कहीं नेहा की बात सही लगती है और उसके मन में बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन जब मोहन रेनू से बंटवारे की बात करने जाता है तो उसके कुछ कहने से पहले ही रेनू कहती है, मोहन बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम मुझे किस बारे में बात करने आए हो, लेकिन अब मेरी उम्र हो रही है। मैं 4 धाम की यात्रा पर निकलना चाहती हूँ।
उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दूं, ताकि तुम दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सको। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल ठीक सोचा होगा। रेनू दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कर देती है। इस बात से नेहा बहुत ज्यादा खुश थी कि अब दो बहनों का एक ससुराल नहीं रहेगा और दोनों बहनों को एक ही घर में नहीं रहना पड़ेगा। अब मोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ अलग हो जाता है, तो वहीं कौशल भी अपनी पत्नी प्राची को लेकर एक अलग घर में रहने लगता है। प्राची ने कौशल से कहा, कौशल जी, आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहने को तैयार हूँ, पर मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप बस समझदारी के साथ इन पैसों को कहीं लगाएं, ताकि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। साथ में अपना मैं एक सिलाई का काम भी शुरू करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दे तो। प्राची, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। मैंने तुम्हारी भाभी की शादी में ही तुम्हें काम करते हुए पहचान लिया था। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम अपना एक सिलाई और कढ़ाई सेंटर खोल लो। तुम वहाँ बच्चों को सिलाई सिखाना और खुद भी काम करना। प्राची ये सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा और उसके पति मोहन बंटवारे में मिले पैसों से एक आलीशान बंगला खरीद लेते हैं, महंगी गाड़ियां और ढेरों नौकर चाकर भी रखते हैं। प्राची जहां एक छोटे से घर में रहकर अपने बचे हुए पैसे काम में लगा देती है, तो वहीं नेहा ने सारा धन केवल दिखावे में खर्च कर दिया था। ऐसे ही एक दिन नेहा ढेर सारी शॉपिंग करके घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर प्राची के सिलाई सेंटर पर पड़ती है। वो अंदर जाकर व्यंग भरे स्वर में कहती है, भले ही किस्मत ने हम दोनों बहनों का एक ही ससुराल बना दिया, लेकिन हमारी किस्मतें हमेशा अलग रहेंगी। देखो, मैं कहाँ उस बड़ी से बंगले और लग्जरी गाड़ियों की मजे ले रही हूँ, और तुम आज भी इस छोटे से घर में बैठकर मशीन चला रही हो। खैर, अच्छी बात है, कम से कम जब तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा, तो ये सिलाई का हुनर ही तुम्हारे काम आएगा। कोई बात नहीं दीदी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, आगे जो होगा देखी जाएगी। प्राची ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, जिससे नेहा को बहुत निराशा हुई। उसे जवाब में झगड़े की उम्मीद थी। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब प्राची गर्भवती थी और नेहा भी। मोहन रोते रोते एक दिन घर आया और नेहा को बताया, नेहा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने जितने भी पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे वो सब डूब गए। अब बैंक का बहुत बड़ा लोन हो गया है और वो हमारा ये घर भी जब्त करने वाले हैं। अरे, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मैंने तो सोचा था पहले उस प्राची का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर मैं उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखूंगी, जिस तरह मेरी माँ ने उसकी माँ को नौकरानी बनाकर रखा था, ठीक वैसे ही मैं भी इसे रखूंगी। लेकिन ये क्या, आपने तो मेरी ही किस्मत पलट कर रख दी। क्या क्या तुम सच में प्राची के साथ इतना बुरा करना चाहती थी? मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी भलाई के लिए बंटवारा किया था, लेकिन तुम तो सिर्फ अपनी ईर्ष्या और 2 बहनों के ससुराल की जलन की वजह से ये सब कर रही थी। मोहन को नेहा की सच्चाई पता चलती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब मोहन एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करने लगता है और उनका घर बिक जाता है। वो एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगते हैं। जब ये बात प्राची को पता चलती है, तो वो एक दिन नेहा के घर जाती है। नेहा उसे देखकर क्रोध से भर जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरे हालातों का तमाशा देखने आई हो ना? ये देखने आई हो कि मैं कितनी दुखी हूँ और कितनी परेशानी में अपना जीवन गुजार रही हूँ। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई होगी, चली जाओ यहाँ से। दीदी, मैं यहाँ अपने दिल को तसल्ली देने नहीं, बल्कि अपने दिल की बेचैनी को दूर करने आई हूँ। आखिर मेरी बहन और मेरी जेठानी इस हाल में रहेगी तो मुझे कैसा लगेगा? चलिए, आप अपना सामान बांध लीजिए, हम लोग फिर से एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर नेहा हैरान रह जाती है। शुरू से ही उसकी माँ रिद्धिमा ने उसके मन में प्राची के लिए सिर्फ जहर भरा था। अब उसे सच में एहसास होता है कि प्राची और उसकी माँ मोनिका कितने अच्छे लोग थे। वो मोहन के साथ प्राची के घर में रहने के लिए चली जाती है। जब ये बात रिद्धिमा को पता चलती है, तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोनिका के पास जाकर
हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मोनिका, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था तुम्हारी बेटी की किस्मत ने इतनी अच्छी पलटी मारी है कि वो मेरी अमीर बेटी की देवरानी बन गई। मुझे लगा था बंटवारे के बाद तुम्हारी बेटी खून के आंसू रोएगी, लेकिन किस्मत में इस बार कुछ और ही लिखा था। अब मुझे ये सारी बातें याद आ रही हैं, जब तुम मुझसे मदद मांगने आई थी और मैंने तुम्हारे साथ कितना बेदर्दी से व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। मोनिका रिधिमा को माफ कर देती है, जिसके बाद अब रिधिमा और मोनिका भी फिर से एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगती हैं। वहीं नेहा और प्राची भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। दोनों ही बहनों का ससुराल फिर से एक हो जाता है।